हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं और इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको शेयर करते हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 13 तक बिल्कुल इसी तरीके से पढ़े हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइन। अब आज हम लोगों की भाग 14 की क्लास है, तो अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग 14, पहली बात, भाग 14 यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में के भाग 14 में क्या है। तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो हमारे संविधान के भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, और यह भी पूछ लिया जाता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है कि भाग 14 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब अनुच्छेद 308 से 323 तक है। और यह भी पूछ सकता है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। और यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 308 से 323 तक क्या निहित है हमारे भारतीय संविधान में। तो क्या निहित है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। मतलब इसी लाइन से जो है 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों ने इस तरीके की क्लास कभी नहीं पढ़ी होगी आज तक, ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हमने संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसको हमने अंग्रेजों के जमाने से जोड़ दिया है इसको, ठीक है। मतलब अब संघ और राज्य के अधीन जैसे जो आजकल के आईएएस, पीसीएस, डीएम, कलेक्टर होते हैं, लोक सेवा आयोग होता है, उसका क्या इतिहास था, मतलब एकदम इतिहास में नहीं पहुंच जाएंगे, वैदिक काल में और इन सब चीजों में। इस तरीके की होलिस्टिक वे की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से ठीक इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सब यहीं पर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है आपका। अब कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक तो माना जाता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का जनक दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। यहां से कंफ्यूजन हो सकता है ये दो लाइनों से दोस्तों, ठीक है। इन्हीं दो लाइनों से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब 1853 का चार्टर एक्ट आया था, हम लोग पढ़ रहे थे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़े थे प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई, और इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत के कारण ही जो है भारतीय लोग सेवा क्षेत्र और प्रशासन में परीक्षा देकर के सम्मिलित होने लगे थे। मतलब सेवाओं में नामजदगी का अधिकार समाप्त हो गया। मतलब गवर्नर जनरल, वायसराय या जो है ब्रिटेन के लोग जिसे चाहते थे वो सेवाओं में उसको नियुक्त कर देते। तो ये चीजें यहां से कम हुई और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियां की जाने लगी 1853 के एक्ट से। अब हम लोग देखते हैं भारत सचिव के पद का सृजन कब हुआ। तो भारत सचिव के पद का सृजन दोस्तों 1858 के चार्टर एक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? जो वर्तमान में आईएएस होता है ना, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो भारत के जो पहले आईसीएस अधिकारी थे वो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अभी इसके संवैधानिक प्रावधान के भी बारे में आएंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। पहले इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के पहले आईएएस अधिकारी या आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और ये कब चुने गए थे? एग्जाम में पूछा जाता है 1863 में चुने गए थे, ठीक है। तो 1863 में आईसीएस भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब थे? 1863 में थे। पूछा जाता है यहां से भी 4-5 क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये हो गया। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर, अब पहले प्रतियोगी परीक्षाएं दोस्तों इंग्लैंड में होती थी, ठीक है, भारत में नहीं होती थी। भारत में इलाहाबाद से शुरू हुई 1922 में, 1919 के एक्ट के तहत, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो जब पहले प्रतियोगी परीक्षाएं ब्रिटेन में होती थी तो वहां जाकर के ये पेपर दिए होंगे। तो लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में इन्होंने सफलता प्राप्त की, मतलब लंदन गए थे पेपर देने दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कोलकाता के जो टैगोर परिवार था, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर,
है कि नहीं, ये सब थे। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दूसरे सबसे बड़े भाई थे, मतलब सबसे बड़े भाई कोई और थे, फिर सेकंड नंबर के सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, थर्ड नंबर के रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की मुक्ति में महत्वपूर्ण सहायता की, किसने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब सत्येंद्र, आपने मूवी देखी होगी ना, सत्तू, सत्तू वाला, है कि नहीं, शादी में जरूर आना, सत्तू, उसमें भी उसका नाम सत्येंद्र रहता है कि नहीं, जो आईएएस बनता है, राजकुमार राव का नाम सत्येंद्र रहता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो 1919 के अधिनियम से ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया कि अब लोक सेवा आयोग का गठन 1919 अधिनियम के तहत भारत में किया जाएगा। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन गठित कब हुआ, 1926 में, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, बात की गई कि मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, और स्थापना 74 में हुई थी। ठीक, वैसे ही 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, और गठन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का 1926 में हुआ है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसके गठन की सिफारिश किसने की थी, तो ली आयोग ने सिफारिश की थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब सिविल सेवा की परीक्षा पहले ब्रिटेन में होती थी, जहां सत्तू गए थे, मतलब सत्येंद्रनाथ टैगोर गए थे, ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने का प्रावधान कब किया गया, 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। और कब से प्रारंभ होने लगी परीक्षाएं, तो 1922 से होने लगी। ठीक, इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 में किया गया। ठीक, ये चीज ध्यान में देनी है, मतलब 1922 में भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षाएं सिविल सेवा की हो रही थी। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। और 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग का यही गठन हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 को ध्यान में रखना है। ठीक, और जो प्रथम लोक सेवा आयोग था, उसके जो उसमें सदस्य कितने थे, ठीक है, तो उसमें 1+4 सदस्य थे, मतलब एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। और ये जो अध्यक्ष थे, पूछा जाता है क्वेश्चन कौन थे, तो सर रॉस बारकर थे। बारकर, बार्क मतलब भौंकना, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो यहां से थोड़ा सा रिलेट हम लोगों का हो जाएगा, संधि विच्छेद अगर कर देंगे तो नाम याद हो जाएगा। तो सर रॉस बारकर थे, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम के तहत क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो 1935 के अधिनियम के तहत इसके नाम में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। तो 1 अप्रैल 1937 को उसका नामकरण किया गया संघीय या फेडरल लोक सेवा आयोग। संघीय या फेडरल, भारत कैसा स्टेट है, भारत यूनियन है, संघ है। ठीक है, आजादी के पहले इसका नाम क्या था लोक सेवा आयोग का, संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ, तो उसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। ठीक है, यूपीएससी रख दिया गया। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जैसे भारत क्या, भारत इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो शैल बी द यूनियन है भारत के लिए। भारत के लिए यूनियन शब्द आता है संघ। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर गड़बड़ी होती है तो इन्हीं शब्द में गड़बड़ी होती है। इंग्लिश जाके जरूर देखिएगा, अगर इंग्लिश में फेडरल दिया होगा तो आंसर नहीं होगा वो, इंग्लिश में अगर यूनियन दिया होगा तो आंसर वही होगा। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में तो इंडिया शैल बी द फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं होगा, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और संघ शब्द कभी कभी संघ शब्द के लिए कभी कभी एग्जाम में फेडरल का भी प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में फेडरल होगा, हिंदी में यूनियन और फेडरल में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप तुरंत जाके इंग्लिश देखिएगा फेडरल कह रहा है कि यूनियन कह रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन 1930 में मद्रास में किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रति समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया था। ठीक, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, और उसके तहत 1937 में 7 आ रहा है, तो 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, मतलब 7 लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए थे। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग दोस्तों इतिहास में पढ़े हैं, या आप कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो ये देखते हैं कि अब 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होने लगी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जब शुरुआत होने लगी थी तो उसका कुछ क्राइटेरिया था, उम्र की एलिजिबिलिटी थी, तो 23 वर्ष की आयु की योग्यता थी। वर्तमान में 35 साल है, 33 साल है कि नहीं, ऐसी सब चीजें हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन 1853 में 23 वर्ष की आयु तक योग्यता का निर्धारण किया गया था। 1857 में भी 23 वर्ष की थी आयु। 1859 में 22 था, इसको नहीं याद रखना है, एक क्रम में लिख दिए हैं। 1866 में 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये दोनों, पहला 1853 याद रखना है और उसके बाद ये 1878 और लॉर्ड रिपन का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन जब वायसराय था भारत का, तो उसने जो है 1878 में लोक सेवा में ज्यादा भारतीय ना शामिल हो, क्योंकि भारतीय ज्यादा शामिल होने लगे थे, तो उम्र का क्राइटेरिया घटा दिया, 19 वर्ष कर दिया। ठीक है, अब 19 वर्ष की आयु में आईएएस बनना कितना कठिन काम, ठीक है, तो इसलिए कर दिया ताकि भारतीयों को प्रतिनिधित्व ना मिले। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं, लॉर्ड रिपन 21 वर्ष, इसको फिर से बढ़ाकर कर देते हैं। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 84, और ये 1876 से 80 के बीच में लॉर्ड लिटन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1853 में 23, 53 में 23 था, ये तो याद हो जाएगा। फिर 78 में 19 कर दिया और फिर लॉर्ड रिपन ने 21 कर दिया। ठीक है, अब कुछ एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। फैक्ट में पूछा जाता है कि अब लोक सेवा आयोग भारतीय भारतीय संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, यूपीएससी। ठीक है, यही यूनियन से यूपीएससी हम लोग बोलते रहते हैं, तो यूपीएससी से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स आप लोग रिलेट कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती रोज बैथ्यू। रोज नहाती थी, इनका नाम देखिए, रोज बैथ्यू, बाथ का मतलब नहाना। ठीक है, तो श्रीमती रोज बैथ्यू। और सिविल सेवा आयोग मतलब आयोग में, लोक सेवा आयोग में क्या क्या सुधार किए जाएं, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उनको निपटारा किया जाए उनका, 2004 में उसके लिए पीसी होता समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो पीसी होता समिति का गठन किया गया था 2004। ठीक, ये चीज हो गई। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 21 अप्रैल के बारे में। अभी 21 अप्रैल जो बीता है, तो उसमें नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है, मतलब सिविल सर्विसेज डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसी दिन 1947 को भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नई दिल्ली में सिविल सेवकों का जो एक आयोजन हुआ था, गोष्ठी हुई थी, उसमें इसको सिविल सेवक को या सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में संदर्भित किया था, मतलब स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में इसको संदर्भित किया था। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवा आयोग या सिविल सेवकों के बारे में क्या कहा था, ये भारत की स्टील है, भारत के इस्पात के ढांचे हैं ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए 2006 से यह दिवस मनाया जाने लगा, और 2006 में कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विचारों से प्रेरित कौन सी सरकार है? भाजपा की सरकार है। लेकिन विवादों को ध्यान में ना रख करके 21 अप्रैल को 2006 से भारतीय सिविल सर्विसेज डे मनाया जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में देखते हैं। अब फिर से जैसे भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं, और इसके संवैधानिक प्रावधानों को हम देखते हैं। अनुच्छेद 328 से 323 के बीच में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में निहित हैं। ठीक है, अब इसमें दो अध्याय हैं। एक तो सेवाएं हैं, जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, आईएएस पीसीएस होंगे, ये और अन्य जो अधिकारी होंगे, उनके बारे में प्रावधान सेवाएं में करता है। और जो लोक सेवा आयोग होगा, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे संघ लोक सेवा आयोग होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे यूपी पीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, ये सब चीजें लोक सेवा आयोग अर्थात अध्याय 2 है। तो हम लोग अध्याय 1 पढ़ते हैं। अध्याय 1 में सेवाओं के बारे में निहित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब सेवाओं में क्या आता है? सिविल सेवक आ जाते हैं। सिविल सेवक और जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, वो दोनों अलग हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक आयोग है, वो सिविल सेवकों को चुनती है। ठीक है, ये चीजें नहीं है, और वही चुने गए सिविल सेवक सेवाओं में अपना कार्य करते हैं। ठीक,
ये चीज है। तो अध्याय 1 में हम किससे संबंधित मानेंगे, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उसके लिए पढ़ेंगे हम। ठीक, ये हो गया। तो सिविल सेवकों की सेवा और शर्तें अनुच्छेद 309 में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना। लेकिन अनुच्छेद 308 से 323 तक हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाओं के बारे में वर्णन है, ये चीज ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे बताएंगे। हालांकि अनुच्छेद 309 आप याद कर सकते हैं क्योंकि पहला ही अनुच्छेद इसका है। सिविल सेवकों की सेवा और शर्तों के बारे में अनुच्छेद 309 है। तो सिविल सेवक कौन से सेवक होंगे, एक तो संघ की सेवा में होंगे, दूसरे राज्य की सेवा में होंगे। ठीक, तो जो संघ की सेवा में होंगे उनकी सेवा और शर्तों का निर्धारण जाहिर सी बात है संसद करेगी। और अगर संसद की अनुपस्थिति है, संसद का अभाव है, संसद सत्र में नहीं है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं, अर्थात अध्यादेश के माध्यम से कोई नियम कानून ले आते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान देनी, जैसे अभी दिल्ली के संदर्भ में हम लोग देखे थे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब राज्य की भी लोक सेवाएं होती हैं, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है राज्य की सेवा के संबंध में सेवा और शर्तों का निर्धारण राज्य की विधानमंडल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल नियम कानून शर्त बनाएगी। बिहार के लिए बिहार, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड, हरियाणा के लिए हरियाणा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल का अभाव है, मतलब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल निर्धारण करता है अध्यादेश के माध्यम से, है कि नहीं। ये चीज है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है, ये चीज है। अब प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब जो सिविल सेवक होंगे, राज्य के अधीन सिविल सेवक होंगे, संघ के अधीन सिविल सेवक होंगे, वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये भी इसी से हम लोग समझ लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए, संघ की सिविल सेवा के सदस्य या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, संघ की सिविल सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और उसी प्रकार राज्य की सिविल सेवा के सदस्य या राज्य के अधीन किसी सिविल पद पर बैठा कोई व्यक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है कि नहीं। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया सिविल सेवकों की सेवा और शर्तें और प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। दोनों में अगर संघ के हैं तो संघ करेगी, संसद करेगी और राष्ट्रपति, अगर राज्य के हैं तो राज्य विधानमंडल और या राज्यपाल, कंडीशन पर हम देख लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण, अब सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 311 में है। इसको इससे ऊपर वाले से समझते हैं। अब सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, क्यों। अब प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति का मूड उठा, हटाओ इनको, निकालो, बर्खास्त करो, है कि नहीं। राज्यपाल सुबह उठे, मूड खराब है, बर्खास्त करो मंत्रिमंडल के परामर्श से, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये सिविल सेवकों को कुछ संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 के तहत दे दिया गया है कि नहीं भैया, ऐसे जब मन करे नहीं कर सकते हो, हटा सकते हो। मतलब सिविल सेवकों के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के संबंध में 2 निर्बंधन है, और वो निर्बंधन क्या है कि अगर उनको कोई अधिकारी नियुक्त करता है, कोई भी नियुक्त करता है, तो जो नियुक्त करेगा, जिस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नियुक्त करेगा, उस पद से नीचे के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसको पदच्युत मतलब पद से हटा नहीं सकता है। ये चीज ध्यान देनी है। मतलब नियुक्त करने वाले अधिकारी से निम्न अधिकारी, निम्न पदाधिकारी उसको हटा नहीं सकता है। आसान सी बात है ये, है कि नहीं। अब अगर किसी को अगर राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो पता चला जो है डीएम थोड़ी ना हटा देंगे, है कि नहीं, या आईएएस कोई हो गया थोड़ी ना हटा देगा, या सचिव थोड़ी ना हटा देगा, उसको राज्यपाल ही हटाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, और जांच के पश्चात ऐसा नहीं तब भी कुछ हटा दिए, ऐसे मन किया हटा दिए, निम्न पदाधिकारी नहीं, वही बाद में हटा दिए। जांच होगी पूरी प्रॉपर, और जांच के पश्चात ही हटाया जाएगा, और जांच के लिए सुनवाई का युक्त अवसर भी प्रदान किया जाएगा जिसको हटाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही फर्जी जांच करा दिए और हटा दिए, युक्त उसको अवसर भी दिया जाएगा कि अपनी बात को रख सके। मतलब प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए ये चीजें लाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गई सिविल सेवकों के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। इसमें गठन के संदर्भ में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। आज अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएफएस में मतलब फॉरेन नहीं होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में से, ठीक। तो अब यहां से पूछा जाता है नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में प्रावधान 312 में किया गया है। और गठन कौन कर सकती है, तो गठन का अधिकार संसद को होगा, लेकिन संसद अपने मन में उपजे विचार के तहत नहीं कर सकती है कि मन में आया कर दिया। संसद तभी करेगी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जब राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में संकल्प को पारित करें। अगर राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रीय हित में कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना आवश्यक है, तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पास करती है। अगर वो संकल्प पास हो जाता है, फिर वो जाता है संसद के पास, फिर संसद उसको पास करती है और फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, किया जाता है बाद में, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना। तो आज की क्लास अनुच्छेद 312 तक होगी, मतलब अध्याय 1 तक। कल हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 लोक सेवा आयोग दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कल की भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में पूरी थ्योरीज हम लोग पढ़ डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, ठीक। और दोस्तों इसका पीडीएफ हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।